हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज हम लेकर आए हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साथियों, इसमें हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी 2019 का एक प्रैक्टिस सेट। साथियों, यह पेपर 17 फरवरी 2019 को सेकेंड पाली में हुआ था। साथियों, इसमें हमने सामान्य अध्ययन के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस या एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए अति इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि सर्ब और बाली शब्द किस खेल से संबंधित है। इसका ऑप्शन है टेनिस, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस या स्क्वैश। तो इसका राइट आंसर होगा टेनिस। जो सर्व और बाली शब्द है वो टेनिस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव हृदय में कुल कितने बाल्ब होते हैं। इसे पूछा गया कि मानव हृदय में कुल कितने बाल्ब होते हैं। इसका ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो इसका राइट आंसर होगा कुल 4। मानव हृदय में कुल 4 बाल्ब पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थि के अवशेष कहाँ मिले। इससे पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अस्थि के अवशेष कहाँ पर मिले थे। इसका ऑप्शन है बनवाली, चंदहुदड़ो, सुतकांगेडोर या सुरकोटदा। ठीक है, यहाँ पर सुरकोटदा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सुरकोटदा। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अस्थि के अवशेष सुरकोटदा से मिले थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इससे पूछा गया कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती हैं। इसका ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, कर्क रेखा पर या भूमध्य रेखा पर। तो इसका राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा पर। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। इससे पूछा गया कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। इसका ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स, एलन ट्यूरिंग या होली रीड। तो इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। इससे पूछा गया कि जो पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है वह किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। इसके ऑप्शन है भगवान शिव के, भगवान जगन्नाथ के, भगवान विष्णु के या भगवान राम के। तो इसका राइट आंसर होगा जो पुरी में रथ यात्रा है जो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इससे पूछा गया कि वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसका ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। इससे पूछा गया कि कौन सा अक्षांश है जो भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। इसका ऑप्शन है 0 अक्षांश, 23 डिग्री 30 अंश दक्षिणी अक्षांश, 23 सही 1/2 या 23 डिग्री 30 अंश उत्तरी अक्षांश या 33 डिग्री 38 उत्तर अक्षांश। तो इसका राइट आंसर होगा 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश, यानी कि 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है साथियों,
कर्क रेखा या 23/1/2 उत्तरी अक्षांश है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा उपवेद नहीं है? इससे पूछा गया कि कौन सा उपवेद नहीं है। इसका ऑप्शन है धनुर्वेद, सशस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद या योगवेद। तो इसका राइट आंसर होगा योगवेद। योगवेद है जो एक उपवेद नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? इससे पूछा गया कि भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है। इसका ऑप्शन है पारंपरिक व्यवस्था, अधिकार व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था या पूंजीवादी व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा समाजवादी व्यवस्था। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जो समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? इससे पूछा गया कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है। इसका ऑप्शन है प्रस्तावना में, भाग 3 में, अनुच्छेद 368 में या संविधान में कहीं नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कि संविधान में कहीं नहीं। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तरल से भरे बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा दिखाई देता है? इससे पूछा गया कि यदि किसी बीकर में कोई जल भरा हुआ है तो उसका तल थोड़ा ऊपर उठा हुआ किस कारण दिखाई देता है। इसका ऑप्शन है विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या व्यतिकरण के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा अपवर्तन के कारण। बीकर में भरे जल में बीकर का तल थोड़ा ऊपर उठा दिखाई अपवर्तन के कारण देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इससे पूछा गया कि भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। इसका ऑप्शन है विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, सुश्री जयललिता, सुचिता कृपलानी। तो इसका राइट आंसर होगा सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हृदय स्पंदन के दौरान विद्युत परिवर्तन को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का नाम क्या है? इससे पूछा गया कि हृदय स्पंदन के दौरान विद्युत परिवर्तन को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का क्या नाम है। इसका ऑप्शन है स्टेथोस्कोप, ऑक्सीमीटर, सिस्फिग्नोमीटर या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, विद्युत परिवर्तन को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है। इससे पूछा गया कि कामाख्या मंदिर है वह भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन है मेघालय, मिजोरम, असम या मणिपुर। तो इसका राइट आंसर होगा असम। जो कामाख्या मंदिर है वह असम राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। इससे पूछा गया कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। इसका ऑप्शन है VN राव, जवाहरलाल नेहरू, VR अम्बेडकर या महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा VR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है। इससे पूछा गया कि आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है। इसका ऑप्शन है प्रत्यक्ष संबंध, आंशिक संबंध, प्रतिलोम संबंध या अप्रत्यक्ष संबंध। तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष संबंध। आय और उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। इससे पूछा गया कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में कहाँ पर आर्य समाज की स्थापना की थी। इसका ऑप्शन है मुंबई में, अहमदाबाद में, पुणे में या कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने
1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? इससे पूछा गया कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? इसका ऑप्शन है JN चौधरी, OP मल्होत्रा, KS मिथैया या SHF मानेकशॉ। तो इसका राइट आंसर होगा SHF मानेकशॉ। ठीक है, जो SHF मानेकशॉ थे वो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पुराना गिरजाघर किस राज्य में स्थित है? इससे पूछा गया कि भारत में सबसे पुराना गिरजाघर किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है बिहार, असम, उत्तर प्रदेश या केरल। तो इसका राइट आंसर होगा केरल। केरल में भारत का सबसे पुराना गिरजाघर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ था? इसमें पूछा गया कि भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ था? इसका ऑप्शन है संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, DCM कप या सीजर कप। तो इसका राइट आंसर होगा DCM कप। ठीक है, DCM कप का प्रारंभ 1945 ईस्वी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य में किस अंग में कोरोनरी धमनी विद्यमान होती है? इससे पूछा गया कि मनुष्य के किस अंग में कोरोनरी धमनी विद्यमान होती है? इसका ऑप्शन है फेफड़ा, मस्तिष्क, हृदय या गुर्दा। तो इसका राइट आंसर होगा हृदय। हृदय में कोरोनरी धमनी विद्यमान होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि झूलती मीनारों वाली मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? इससे पूछा गया कि झूलती मीनारों वाली मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? इसका ऑप्शन है चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद या जयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद। झूलती मीनारों वाली मस्जिद भारत के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? इससे पूछा गया कि जो सबरीमाला है जो किस राज्य में स्थित है, जो एक हिंदुओं का तीर्थ स्थल है? इसका ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा केरल। हिंदुओं का तीर्थ स्थल जो सबरीमाला है वह केरल राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? इससे पूछा गया कि गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। साथियों, गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली की एक प्रमुख चोटी है। ठीक है, अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, और यह राजस्थान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ कौन सा है? इससे पूछा गया कि भारत का प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ है वह कौन सा उद्योग है? इसका ऑप्शन है कुटीर उद्योग, सीमेंट उद्योग, अभियांत्रिक उद्योग या आयरन और स्टील उद्योग। तो इसका राइट आंसर होगा कुटीर उद्योग। भारत में सर्वप्रथम कुटीर उद्योग का विकास हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? इससे पूछा गया कि तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? इसका ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद गौरी। साथियों, तराइन की दूसरी लड़ाई 1191 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1191 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? इसमें पूछा गया कि तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? इसके ऑप्शन है
कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद गौरी। साथियों, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। ठीक है, पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। और तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में हुई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? इससे पूछा गया कि राग कामेश्वरी की रचना किसके द्वारा की गई थी? इसके ऑप्शन है उदय शंकर, उस्ताद अमजद अली खां, पंडित रविशंकर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पंडित रविशंकर। राग कामेश्वरी की रचना पंडित रविशंकर के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूटन निम्न में से किसकी इकाई है? इससे पूछा गया कि जो न्यूटन है वो किसकी इकाई है? इसका ऑप्शन है बल की, क्षेत्रफल की, चाल की या आयतन की। तो इसका राइट आंसर होगा बल की। जो न्यूटन है एक बल की इकाई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? इससे पूछा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन है पी चिदम्बरम, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर बिमल जलान, पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का अग्रदूत कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? इससे पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका ऑप्शन है 1977 ईस्वी, 1978 ईस्वी, 1979 ईस्वी, 1980 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1980 ईस्वी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? इससे पूछा गया कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? इसके ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को या लोकसभा अध्यक्ष को। तो इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जो जल चक्र में शामिल एक प्रक्रिया का हिस्सा है? इसका ऑप्शन है विगलन, हिमीकरण, वाष्पीकरण या ऊर्ध्वपातन। यहाँ पर होगा ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सी एक प्रक्रिया जो जल चक्र में शामिल एक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो वाष्पीकरण है जो जल चक्र में शामिल एक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में काली मिट्टी निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इससे पूछा गया कि काली मिट्टी है जो किस फसल के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? इसके ऑप्शन है गेहूँ, धान, गन्ना या कपास। तो इसका राइट आंसर होगा कपास। जो काली मिट्टी है जो कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? इससे पूछा गया कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? इसके ऑप्शन है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा 30 वर्ष। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनता है तो उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संतरा निम्न में से किसका स्रोत है? इससे पूछा गया कि जो संतरा है वह किसका स्रोत है? इसका ऑप्शन है विटामिन का,
वसा का, प्रोटीन का या कार्बोहाइड्रेट का? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन का। संतरा है जो विटामिन सी का एक प्रमुख स्रोत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? इसमें पूछा गया कि कौन सी सभ्यता थी जो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। इसका ऑप्शन है सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या फारस सभ्यता? तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता थी जो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? इससे पूछा गया कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? इसका ऑप्शन है माउंट किलिमंजारो, माउंट पिनाटुबा, माउंट कैटोपैक्सी या माउंट ताल? तो इसका राइट आंसर होगा माउंट कैटोपैक्सी। ठीक है, माउंट कैटोपैक्सी है जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? फिर से पढ़ते हैं, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? इसका ऑप्शन है 25, 50, 75 या 100? तो इसका राइट आंसर होगा 50। ठीक है, यदि संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करना है तो कम से कम 50 सांसदों का समर्थन होना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।